नमस्कार। मेरा आज का विषय है महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति। महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार के विषय में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मत हैं, उनका हम उल्लेख करेंगे। सर्वप्रथम जो पृथ्वी की रचना संबंधित जिनका मत था, उनका हम यहाँ पर भी उनके विषय में हम यहाँ भी वर्णन करेंगे। तो सबसे प्रमुख है इसमें कैल्विन का मत है। कैल्विन के अनुसार पृथ्वी के शीतल होते समय संकुचन के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया एवं कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। इस प्रकार ऊपर उठा हुआ स्थलीय भाग महाद्वीप कहलाया और नीचे धंसा हुआ भाग उसको सागर कहते हैं। और उसके अंदर आने वाले समय के पश्चात फिर उसमें जलों का भंडार हुआ और उनको आज के दौर में जिनको हम महासागरों के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार सोलास महोदय ने भी अपने मत दिए। उन्होंने बताया कि महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण वायुमंडलीय दबाव की असमानताओं का परिणाम है। जहाँ अधिक वायुमंडलीय दबाव थे उन भागों में महासागर एवं जो कम वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र हैं उनका उन्होंने महाद्वीप कहा। और इन्होंने जो वायुमंडलीय दबाव का जो भिन्नता थी, इसके आधार पर इन्होंने अपने मत का आधार रखा और इसी आधार पर इन्होंने वर्णन किया। फिर है चैम्बरलिन महोदय ने बताया कि महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण ब्रह्मांडीय पदार्थों के असमान वितरण का परिणाम है। और इन्होंने इनका आधार जो ब्रह्मांड के जितने भी हमारे पदार्थ थे उसका इन्होंने बेस बनाकर इन्होंने यहाँ इनका वर्णन किया। और चौथा है जेम्स एवं जेफरीज महोदय ने बताया कि पृथ्वी घूर्णन की स्थिरता को प्राप्त करने के क्रम में पृथ्वी का आकार नाशपति नुमा हो गया और इसके परिणाम ऊपर उठे हुए भागों को महाद्वीप और दबे हुए भागों को महासागरों का नाम दिया गया। और इसी प्रकार इनका जो निर्माण हुआ महाद्वीप और महासागर का, इसके माध्यम से इन्होंने बताया। फिर पंचम है लेपवर्थ एवं लव महोदय ने, इन्होंने बताया। सर्वप्रथम इसको लेपवर्थ ने दिया, इसमें संशोधन लव महोदय ने किया था। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन की क्रिया का होना बताया। और लेपवर्थ ने बताया कि पृथ्वी के शीतल होने के क्रम में संकुचन के फलस्वरूप वलन की क्रिया हुई और वलन का ऊपरी भाग अपनति और नीचे वाले भाग को इन्होंने अभिनति कहा। और इसी प्रकार ऊपरी भाग को महाद्वीप और नीचे भाग को महासागर के रूप में जो आगे जाकर परिणित हो गए। और लव ने कहा कि पृथ्वी की जो केंद्रीय आकर्षण शक्ति का कारण उसके धरातलीय भागों में विभिन्न स्थानों पर उत्थान एवं अवतरण की क्रिया हुई। इस प्रकार जो बाद में लेपर्थ की जो परिकल्पना थी, इसी में लव महोदय ने भी अपने विचार रखे। और बाद के समय के अंदर जो ये पांचों मत थे, ये पृथ्वी की रचना के संबंध से इनका मेल मिलाप था। इसके आधार पर इन्होंने महाद्वीप एवं महासागर की रचना को समझाना चाहा। फिर आने वाले समय जैसे जैसे विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम बढ़े, उनके आधार पर भी कुछ जो सिद्धांत थे वो प्रतिपादित हुए, उनका हम इस प्रकार जिक्र करेंगे। तो इस संबंध में प्रमुख है चतुष्फलक परिकल्पना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लोथेन ग्रीन द्वारा किया गया। यह सिद्धांत भी संकुचन पर आधारित है।
चतुष्फलक की रचना 4 समबाहु त्रिभुजों के मिलने से होती है एवं इसका आयतन धरातलीय क्षेत्र जो सरफेस एरिया है उसकी तुलना में कम होता है। प्रयोग के आधार पर ग्रीन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक गोला के धरातल पर चारों तरफ से समान दबाव डाला जाए तो वह गोल चतुष्फलक आकृति में परिणत हो जाएगा। इस सिद्धांत को ग्रीन ने पृथ्वी पर लागू किया। उनके अनुसार इस चतुष्फलकीय आकृति के चपटे भागों पर महासागर एवं किनारे वाले भागों अथवा कोणात्मक भागों पर महाद्वीप का निर्माण हुआ। उत्तरी सपाट भागों पर आर्कटिक महासागर एवं शेष 3 चपटे भागों पर प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर एवं हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जल से ऊपर उठे हुए चारों कोणात्मक भागों पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप फैले हुए हैं। चतुष्कोणीय आकृति के अनुसार ही महाद्वीप एवं महासागर प्रतिध्रुवीय स्थिति में हैं। इसी प्रकार आगे इनका जो विचार था जो लोथेन ग्रीन महोदय ने ये काफ़ी अच्छे दिया और इन्होंने समझाने का कार्य किया। आने वाले समय का दौर में और अलग अलग विचारकों ने भी अपने विचार रखे। उस संदर्भ में महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना भी आती है जो प्रोफेसर F.B. टेलर महोदय ने दिया। F.B. टेलर ने अपने महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में किया गया था और इनका जो प्रकाशन 1910 में हुआ। टेलर का विचार स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था। टेलर की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य था टर्शरी युग में मोरदार वलित पर्वतों की व्याख्या करना। इन्होंने जो उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज और एंडीज जो पर्वत थे जो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले हुए थे। इसी प्रकार अल्पाइन जो पर्वत थे, आल्प्स, काकेशस, हिमालय आदि पर्वतों जो पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार की जो समस्या थी, तो इन्होंने टेलर ने इनके आधार पर ही इस मत का जो प्रतिपादन किया और यहाँ टेलर ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए संकुचन सिद्धांत के विपरीत अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस प्रकार प्रभाव सिद्धांत टेलर का प्रथम प्रयास माना जाता है इस दिशा में। यद्यपि टेलर से पहले भी एंटोनियो स्नीडर ने 1858 में अपना मत प्रभाव के विषय में व्यक्त किया था, परंतु टेलर का जो मत था वो काफ़ी इनसे भिन्न था और इनकी विसंगतियों को दूर करते हुए टेलर ने अपने मत को रखा। और स्नीडर का मुख्य उद्देश्य जो कार्बोनिफेरस युग में यूरोप की कोयला की तह में विद्यमान वनस्पतियों के अवशेष तथा उत्तरी के कोयले की परतों की वनस्पतियों के अवशेष की समानता को स्पष्ट करना इनका आधार रहा था। टेलर ने अपने मत का शुभारंभ क्रिटेशियस युग से किया था। उस समय मुख्यतः 2 स्थल भाग थे। लारेशिया स्थल भाग उत्तरी ध्रुव के पास तथा गोंडवाना लैंड दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था। उन्होंने यह कल्पना की कि महाद्वीपीय भाग सियाल के बने हुए हैं तथा महासागरों में सियाल का पूर्णतः अभाव है। सियाल भाग अथवा स्थल भाग सीमा पर तैर रहे हैं। टेलर ने महाद्वीपों का प्रभाव मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर बताया और स्थल प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय बल को बताया गया है। क्रिटेशियस युग में जबकि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई उस समय यह पृथ्वी के अधिक निकट रहा होगा, इस कारण चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति भी अधिक रही होगी। इस शक्ति के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण में काफ़ी वृद्धि हो गई। साथ ही साथ ज्वारीय शक्ति के कारण स्थलीय भागों का ध्रुवों की ओर प्रवाह अथवा स्थानांतरण होने लगा। और टेलर ने स्थानांतरण को 2 रूपों में बताया, विषुवतीय रेखा की ओर और पश्चिम की तरफ। परंतु दोनों दिशाओं के प्रभाव में प्रयुक्त शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति ही थी। अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण लारेशिया स्थल भाग उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होने लगा और यह प्रभाव संभवतः
उत्तरी ध्रुव की अरे दिशा में ही रहा होगा। इस प्रवाह ने उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव पैदा कर दिया, जिस कारण स्थल भाग का प्रवाह के साथ साथ विभंजन भी हुआ, और इस खिंचाव, तनाव तथा विभंजन के फलस्वरूप बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, डेविस जलडमरू की रचना, इस प्रकार गोंडवालैंड का भी प्रवाह दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर हुआ और यह कई भागों में टूट गया। इस कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ रास सागर का निर्माण हुआ। ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया के बीच आर्कटिक बेसिन का निर्माण लारेशिया की विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह के कारण हुआ। तो इन्होंने इनके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया और आगे चलकर इनकी में सिद्धांत में कुछ विसंगतियां भी पाई गई। फिर उसके पश्चात अगला मध्य महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। अगला मत दिया गया महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपों के प्रभावित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो श्नीडर महोदय ने 1858 ईस्वी में दिया था। पुनः टेलर ने इसमें 1910 में जो प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मोरदार पर्वतों की व्याख्या करी, परंतु सर्वप्रथम वैगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रभाव को एक सिद्धांत के रूप में रखा और वैगनर ने विश्व के विभिन्न भागों में हुए जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश आपस में जुड़े हुए थे एवं एक महान स्थल खंड जो पेंजिया के रूप में विद्यमान थे। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिन्हें उन्होंने पैंथालासा कहा। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीप भारत, अफ्रीका एवं दक्षिणी अफ्रीका मिलकर इस स्थलखंड के दक्षिणी भाग थे जिसे गोंडवाना कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया इस स्थलखंड के उत्तरी भाग थे जिन्हें अंगारालैंड या लारेशिया कहा जाता है। इन दोनों खंडों के बीच में टैथिज सागर स्थित था। वैगनर ने यह भी माना कि उस समय दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी अफ्रीका में डरबन के पास एवं उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में स्थित था और कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ एवं महाद्वीपों का वर्तमान रूप पेंजिया की विखंडन एवं इन विखंडित स्थल खंडों के विभिन्न भागों में प्रभावित होने के फलस्वरूप हुआ। वैगनर के अनुसार सीमा के ऊपर तैरते हुए पेंजिया का विखंडन एवं प्रभाव मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानताओं का परिणाम था। उनके अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ, एक भूमध्य रेखा की ओर उस समय वर्तमान अल्पाइन पर्वतों के क्षेत्र से होकर गुजरती थी एवं दूसरा पश्चिम की ओर विषुवत रेखा की ओर प्रवाह का कारण विषुवतीय भाग में उभार से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल को माना गया। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना गया। यूरेशिया, अफ्रीका एवं प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने एवं एक दूसरे के समीप आने से अल्पाइन एवं हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार एंडीज एवं रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारों के समुद्र तल की चट्टानों की रुकावट के कारण मुड़ जाने से हुआ। तो इन्होंने अपने प्रवाह के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिए और महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना और महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत दोनों में काफ़ी समानताएं हैं और इन्होंने अपने प्रवाह के पक्ष में प्रमाण प्रकट करते हुए बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर यानी अफ्रीका का पश्चिमी एवं अमेरिका के पूर्वी तटों में दोनों की रचनाओं में इन्होंने समानताओं को ठीक उसी प्रकार से बताया जिस प्रकार किसी वस्तु के दो टुकड़ों करके उन्हें पुनः मिलाया जा सके। इस प्रकार इन्होंने दोनों में समानताओं का वर्णन किया और इसके साथ साथ कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के
जो प्रमाण हैं उनके माध्यम से भी इन्होंने इनमें समानताएं स्थापित करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ दोनों तटों के भूवैज्ञानिक इतिहास एवं संरचना में भी समानताएं पाई। इसके साथ साथ इनका कुछ सिद्धांत के आधार के ऊपर कुछ आलोचनाएं भी रही हैं। जैसे वैगनर द्वारा महाद्वीपों के प्रभाव के लिए जिस बल की कल्पना की गई थी वह वास्तविकता से काफ़ी परे है। आज के दौर के अंदर इसकी गणना नहीं की जा सकी। दूसरी तरफ वैगनर ने बताया कि सियाल सीमा पर तैर रहा है और आगे जाकर वो मानते हैं कि सीमा में सियाल के प्रभाव पर रुकावट आई। तो इन जो सब आलोचनाएं हैं इनको दरकिनार करते हुए सिद्धांत के द्वारा दिए गए अपने भौगोलिक एवं भूवैज्ञानिक जो समस्याओं को सुलझाने में जो गुत्थी थी, इनमें वैगनर का काफ़ी एक बड़ा ही सराहनीय प्रयास रहा। और आने वाले दौर के अंदर 1960 के दशक के पश्चात जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत था उसका एक अध्ययन किया गया और उसके आधार पर जो महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति है उसकी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया गया। तो सबसे आधुनिक जो सिद्धांत जो है उसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर इसको मानते हैं। अगली क्लास में उसका वर्णन किया जाएगा।